Recording progress. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और मुझे तो आप पहचानते ही होंगे, तो मेरा ख्याल है अब मुझे अपना इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर फिर भी आपको इंट्रोडक्शन चाहिए तो मैं यासिर सज्जाद, आपका टीचर फॉर कैफ फोर बिजनेस लॉ डायनामिक्स। आज हम अपने नए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था, और चैप्टर नंबर 1 में हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था। और हमने जो आखिरी टॉपिक किया था, आई होप यू रिमेंबर और यू शुड रिमेंबर, कि हमने किया था सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। तो वहाँ से हम शुरू करते हैं दोबारा से। और आज के लेक्चर में फिर आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर फ्रॉम आवर स्टडी टेक्स्ट। इस वक्त आपको स्टडी टेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा। ये एग्जैक्टली वो पॉइंट है जहाँ तक हमने ख़त्म किया था, और हम इसे रिवाइज कर लेते हैं पहले। सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। इन अ नटशेल हमने कहा था कि चार सोर्सेज हैं। लेजिस्लेशन, मतलब जो हमारी पार्लियामेंट बाकायदा एक प्रोसेस के थ्रू लॉ बनाती है, उसे लेजिस्लेशन कहते हैं। प्रेसिडेंट, किसी कोर्ट ने किसी एक सर्टेन इशू पे एक डिसीजन दिया हुआ है, और इससे मिलता जुलता केस किसी दूसरी कोर्ट में पेश होता है, तो वहाँ पे ये प्ली ली जा सकती है कि बिल्कुल इससे मिलते जुलते केस में हमने एक डिसीजन लिया था हमारी कोर्ट ने, तो उसी डिसीजन को फॉलो कर लिया जाए। कस्टम्स का मतलब है कि लॉ में स्पेसिफिकली कोई चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन मुल्क में, सोसाइटी में, बिजनेस एनवायरनमेंट में एक चीज़ कस्टम के तौर पे, रवायत के तौर पे चल रही है, तो उसे भी कोर्ट कंसिडर करेगी फैसले करते हुए, और उसे एक लॉ ही कंसिडर किया जाएगा। और चौथे नंबर पे एग्रीमेंट, मतलब दो पार्टीज ने आपस में स्पेसिफिक लॉ चीज़ें एग्री कर ली, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कर ली। अब कस्टम प्रिवेल नहीं करेगा। कस्टम क्या कहता है, अब हमें इससे गर्ज नहीं है, इस एग्रीमेंट में क्या लिखा है वो चीज़ एक लॉ होगी, और कोर्ट उसके मुताबिक फैसला करेगी, बट प्रोवाइडेड कि जो एग्रीमेंट आपने बनाया हो वो लॉ के मुताबिक ही बनाया हो। ठीक है ना, मतलब लॉ से बाहर ना गए। आज हम पढ़ेंगे जनाब सिविल लॉ वर्सेस क्रिमिनल लॉ। मैंने इस चैप्टर के शुरू में पिछले लेक्चर में कोई थोड़ा सा डिस्कशन की थी, आपको बताया था कि ब्रॉडर टाइप्स ऑफ लॉ दो हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। आज हम उसके चार पांच डिफरेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। इन ए नटशेल मैं आपको क्विकली पहले एक आइडिया दे दूं, फिर हम नीचे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। क्रिमिनल लॉ का मतलब है लॉ रिलेटिंग टू क्राइम्स, और क्राइम का मतलब है, या इसे ऑफेंस ऑफेंस भी कहते हैं, OFFENS ही, ऑफेंस। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा एक्ट जो सोसाइटी को बिल्कुल ही नाकाबिले कबूल है, और एक ऐसा एक्ट होता है जनरली, या जिससे किसी की जान या माल को डायरेक्ट थ्रेट मिलती है, थ्रेट दी जाती है, इंटेंशनली ये काम किया जाता है, किसी को जान या माल की धमकी दी जाती है। तो इस केस में फिर स्टेट डायरेक्टली बीच में आती है और अपने सिटीजन की प्रोटेक्शन करती है, और जिस बंदे ने ये एक्ट किया होता है, ये ऑफेंस किया होता है, ये क्राइम किया होता है, उसे पकड़ा जाता है, उसे पनिश किया जाता है, सज़ा दी जाती है। सिर्फ फाइन नहीं होता, डैमेजेस नहीं होते। डैमेजेस का मतलब है कि जिस बंदे का नुकसान हुआ है उसका नुकसान पूरा कर दिया जाए, तो हम कहते हैं हमने उसे डैमेजेस दे दिए। सिर्फ डैमेजेस नहीं होते, बल्कि इसे फिजिकल एक पनिशमेंट भी दी जाती है, जिसमें कैद हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, और इवन सजाए मौत भी हो सकती है। जबकि सिविल लॉ में दो पार्टीज का आपस में कन्फ्लिक्ट है, एक झगड़ा है, एक इख्तलाफ आ गया है, और दोनों पार्टीज अपने पॉइंट पे कायम है, तो फिर कोर्ट में चली जाती है एक पार्टी, और फिर कोर्ट फैसला करती है कि कौन ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है अपने पॉइंट को साबित करने में। उसके हक में फैसला होता है, और इस केस में जनरली आपको पनिशमेंट नहीं होती, आपको फाइन होता है और डैमेजेस होते हैं कि आप जिस पार्टी का आपने नुकसान किया है उस नुकसान को आप पूरा करें। सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ में हमने ये पढ़ा था कि वो जो एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं कि आपने गलत किया, उसे क्राइम कहते हैं या ऑफेंस कहते हैं। जबकि सिविल लॉ में उसे हम टॉर्ट कहते हैं। टॉर्ट का मतलब है कि ऐसा काम जो नहीं होना चाहिए था, आपको इसे अवॉइड करना चाहिए था, लेकिन आपने किया, तो आपको एक फाइन देना पड़ेगा, या फिर आपको एक डैमेज देने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कह सकते हैं कि जब ट्रैफिक सिग्नल आप काटते हैं तो आपने किसी का नुकसान नहीं किया, ना आपका एक्सीडेंट हुआ ना किसी और का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन लॉ ने एक चीज़ बनाई थी कि आपने रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना, और आपने क्रॉस किया। आपने अपनी जान को रिस्क में डाला, दूसरों की जान को रिस्क में डाला, लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि लोग डर जाएं इस बात से, और लोगों को डायरेक्ट थ्रेट मिले कि ये बंदा हमसे कोई गलत काम करना चाह रहा है। तो इसे आप इन अ सेंस कह सकते हैं कि आपने क्राइम तो नहीं किया, ऑफेंस तो नहीं किया, आपने टॉर्ट किया। ठीक है, लेकिन इसमें बड़ा थिन सा एक डिफरेंस होता है। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि ट्रैफिक लॉज में कुछ ऐसी हरकतें भी हैं जो क्राइम में आती हैं। आपने जानते बूझते हुए किसी को टक्कर मारी,
आप किसी को बचा सकते थे लेकिन आपने नहीं बचाया, एटसेट्रा। एनी हाउ, क्रिमिनल लॉ में जो चीज़ अनडिजायरेबल है, जो नहीं होनी चाहिए थी, एक्टिविटी या एक्ट, उसे हम कहते हैं क्राइम या ऑफेंस, और सिविल लॉ में उसे हम कहते हैं टॉर्ट। अच्छा, क्रिमिनल लॉ में चूंकि आपने एक बंदे को सजा देनी है, इवन सजाए मौत भी आप दे सकते हैं, तो उसमें यह है कि आप एक, जब तक वो चीज़ मुकम्मल तौर पे साबित ना हो जाए, आप सजा नहीं दे सकते। क्योंकि अगर आप बगैर साबित किए सिर्फ एक मुनासिब सी ऑब्जर्वेशन पे सजा दे देंगे तो दूसरे की ज़िंदगी भी जा सकती है। लिहाजा यहाँ पे जब कोर्ट फैसला करेगी तो वो बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स फैसला करेगी। कि रीजनेबल डाउट्स का मतलब है कि आपके जो डाउट्स हैं, मुनासिब डाउट्स हैं, जहां तक आपको ये शक हो सकता है कि हो सकता है हम गलत सोच रहे हो, इस बंदे ने क्राइम ना किया हो, जब वो डाउट मुनासिब हद तक दूर हो जाएं और काफ़ी हद तक ये लगे कि नहीं जुर्म इसी ने किया है, तब आप सजा देंगे। लेकिन अगर वो डाउट बरकरार रहते हैं, मुनासिब तौर पर रिजॉल्व नहीं होते, तो आप किसी को सजा नहीं दे सकते, और ये शक का फ़ायदा मुजरिम को मिलेगा। ठीक है, तो सिविल क्रिमिनल लॉ में जब आप फैसला करेंगे तो बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स, ये वर्ड याद कर लें आप। बियॉन्ड ऑल डाउट्स नहीं, तमाम डाउट तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, ये तो आप और मैं जानते हैं कि 100% डाउट कभी ख़त्म नहीं होते। इंसान की नेचर ऐसी है कि हम इन डाउट्स को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। हम किसी बंदे को ये नहीं कह सकते कि ये बेहद नेक इंसान है। दुनिया में ऐसी तारीख में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि बहुत नेक इंसान थे, लेकिन जब उन पे शैतान गालिब आया तो वो अपने आप पे काबू नहीं रख सके और बिल्कुल शैतानियत की तरफ चले गए। और ऐसे लोग भी थे जो बज़ाहिर बड़े करप्ट थे, लेकिन जब उन्हें अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो वो ठीक हो गए। अब अगर उनका पास देखा जाए तो हमेशा डाउट रहेगा कि ये बंदा आज भी अगर नमाज पढ़ रहा है या कोई अच्छा काम कर रहा है तो शायद ये दिखावा कर रहे हैं। तो ये डाउट तो हमेशा रहता है ना। तो ऑल डाउट्स कभी खत्म नहीं होते। तो कोर्ट कहती है या लॉ कहता है बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स। जबकि सिविल लॉ में डाउट्स की बात नहीं होती, वो कहता है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। क्या प्रोबेबिलिटीज हैं कि जो बंदा एक पार्टी कह रही है वो कितना सच हो सकता है, जो दूसरी पार्टी कह रही है वो कितना सच हो सकता है। आप अपनी प्रोफेशनल सेंस अप्लाई करते हैं, आपका मतलब जजेस, और अपनी एक जो ट्रेनिंग को यूज़ करते हैं, और एक आइडिया लेते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन में क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, किस पार्टी का आर्गूमेंट्स में ज़्यादा वजन है। तो जहां आपको ज़्यादा वजन नज़र आता है, उसके हक में आप फैसला कर देते हैं। और इसकी रीज़न ये है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसान होगा वो यही होगा ना, कि आप उस पार्टी को कहेंगे भाई तुम्हारी वजह से, तुमने टॉर्ट किया है, तुम्हारी वजह से इस दूसरी पार्टी का नुकसान हुआ है, इसके डैमेजेस भरो, इसे फाइन दो। फाइन और डैमेजेस ही है ना, वो आप दे भी देते हैं। फर्ज करें आपसे ज्यादती हो गई, आपने टॉर्ट नहीं किया था लेकिन कोर्ट ने गलत फैसला दे दिया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको फाइन और पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो फाइनेंशियल नुकसान तो आपको होगा, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म नुकसान उस तरह से आपका नहीं होता। और कोर्ट भी जब डैमेजेस और फाइन देती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, वो आपकी हैसियत और सिचुएशन के मुताबिक ही होते हैं। तो यहाँ आपकी जान और माल को खतरा तो नहीं होता जिस पे इल्ज़ाम लगा है। लिहाजा यहाँ कहा गया है कि बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पे डिसाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो ये चार पांच चीज़ें हैं जो दोनों लॉज में फ़र्क हैं, इसे हम क्विकली पढ़ते हैं अब। और एक चीज़ ये है कि जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो जो बंदा जुर्म कर रहा है उसके लिए क्या टर्म यूज़ होती है, जिस बंदे से ज्यादती की गई है उसके लिए क्या टर्म यूज़ होती है। फिर क्रिमिनल लॉ में ये होता है कि बेसिकली ये कोर्ट स्टेट का काम है, रियासत का काम है कि वो अपने शहरियों को प्रोटेक्ट करे। लिहाजा अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे की जान या माल को नुकसान पहुंचाता है तो बेसिकली अब जिस बंदे की जान या माल को नुकसान हुआ है, केस तो वो करेगा, लेकिन उसकी तरफ से स्टेट सामने आएगी, क्योंकि बेसिकली उस बंदे को तो थ्रेट दी ही गई है। स्टेट को एक थ्रेट दी गई है कि तुम्हारे होते हुए हम ये कर सकते हैं, कर लो जो हमारा करना है। तो बेसिकली आपने स्टेट को थ्रेट दिया, तो उस जो विक्टिम है उसकी तरफ से स्टेट केस में आएगी और स्टेट केस फाइट करेगी और दूसरे बंदे को सजा देगी, क्योंकि ये स्टेट का फर्ज था आपको प्रोटेक्ट करना, बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। जबकि सिविलों में आप दोनों का जाती झगड़ा है, प्रॉपर्टी का झगड़ा है, इसमें स्टेट का कुछ लेना देना नहीं है। कोर्ट ने आप दोनों के की बातें सुन के फैसला करना है कि कौन सही बात कर रहा है और किसको ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, एटसेट्रा। तो यहाँ स्टेट बीच में नहीं आती। तो ये चीज़ें अब हम पढ़ने लगे हैं। और फिर ये है कि क्रिमिनल लॉ में जो बंदा जुर्म करता है उसके लिए क्या टर्म यूज़ हुई है, जिस बंदे के खिलाफ जुर्म किया जाता है, जो बेचारा तंग होता है, उससे के लिए क्या टर्म यूज़ हुई है। सिविल लॉ में हम उसे क्या कहते हैं, हम ये पढ़ेंगे। Definition and explanation. Civil law sets out the rights and duties of person as between themselves. As between
देमसेल्व्स, कि उनके जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं पर्सन के, उनके आपस में क्या है, इसमें स्टेट कोई नहीं है। स्टेट सिर्फ आपको कहती है ठीक है अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो कोर्ट में जाओ और फैसला करवा लो। The person whose rights have been affected can claim a remedy from the wrongdoer। ठीक है। A violation of the civil law is a tort। ये मैंने आपको बताया था कि सिविल लॉ में रॉन्ग डूइंग जो की गई, जो नहीं होनी चाहिए थी, उसे टॉर्ट कहते हैं, बट इज नॉट अ क्राइम। इसे टॉर्ट कहते हैं, इसे हम क्राइम नहीं कह सकते, जबकि क्रिमिनल लॉ में से क्राइम कहेंगे। अ सिविल केस माइट देयरफॉर बी आइडेंटिफाइड एज तनवीर वर्सेस खत्री। ये दो साहिबान हैं, एक तनवीर है और एक खत्री है। वेयर अ केस इज ब्रॉट टू द सिविल कोर्ट बाय तनवीर, तनवीर कोर्ट में गया है। और जो बंदा सिविल लॉ में कोर्ट में जाए उसे क्या कहते हैं, प्लेंटिफ। अब ये टर्म आपने याद रखनी है। जो बंदा सिविल लॉ में कोर्ट में जाके केस करता है उसे प्लेंटिफ कहते हैं। हु इज मेकिंग अ क्लेम अगेंस्ट खत्री, द डिफेंडेंट। तो जो बंदा केस करता है सिविल लॉ में उसे प्लेंटिफ कहते हैं, और जिस बंदे के खिलाफ केस किया जाता है उसे डिफेंडेंट कहते हैं। ठीक हो गया। जबकि क्रिमिनल लॉ में हम कहते हैं क्रिमिनल लॉ इज concerned with conduct that is considered so undesirable that the state punishes person who transgresses। मतलब ये इतना बुरा एक्ट है कि स्टेट बीच में आती है, और स्टेट को ये लगता है कि उसने आपसे ज्यादती नहीं की, उसने स्टेट को चैलेंज किया है, तो स्टेट बीच में आती है और बंदे को बाकायदा पनिश करती है। यहाँ पनिश का वर्ड है। सिविल लॉ में पनिश नहीं होती, सिर्फ डैमेजेस दिए जाते हैं और फैसला किया जाता है कि भाई दूसरे का नुकसान कर दो। लीगल एक्शन में बी ब्रॉड बाय द स्टेट। वहां हमने पढ़ा था एज अमंग द पार्टीज, लेकिन यहाँ लिखा है बाय द स्टेट। तो बेसिकली जब आपके खुदा ना खास्ता किसी के अगर डाका पड़ता है, तो एफआईआर तो वो बंदा ही कटवाता है। वो बेसिकली एफआईआर में स्टेट को शिकायत करता है कि देखें जी आपके होते हुए मुझसे ये हुआ है, तो मुझे रेमेडी लेके दें और मेरा नुकसान पूरा करें, बल्कि जो मुझे खौफनाक एक थ्रेट दी गई है इससे मेरी जान बचाएं और इस बंदे को सजा दें, मतलब मुझे कंपनसेट करें। वो बंदा डरा होता है। बेसिकली पुलिस स्टेट का डिपार्टमेंट है, तो आप एक्चुअली स्टेट में जाके कंप्लेंट करते हैं और स्टेट फिर इसे टेकअप कर लेती है और फिर आपके बिहाफ पे स्टेट फाइट करती है। स्टेट उस बंदे को पकड़ती है, इन्वेस्टिगेट करवाती है, फिर पनिश करवाती है। जबकि सिविल लॉ में ये सब कुछ आपने खुद करना होता है। ठीक है। लीगल एक्शन में माइट बी ब्रॉट बाय द स्टेट अगेंस्ट इंडिविजुअल्स हु आर accused of being in breach of a criminal law। It is the responsibility of the state and not private individuals to bring these legal actions। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एफआईआर तो आपने कटवानी है, लेकिन एफआईआर में आपने स्टेट को डिटेल्स बतानी है कि मुझसे क्या हुआ है। इसके बाद स्टेट जाने और क्रिमिनल जाने, फिर आपका काम खत्म हो जाता है, फिर स्टेट ने सब कुछ करना होता है। ठीक है। अ क्रिमिनल केस माइट देयरफॉर बी आइडेंटिफाइड बाय एज स्टेट वर्सेस खत्री। जबकि सिविल लॉ में क्या था, तनवीर वर्सेस खत्री। जब यहाँ स्टेट वर्सेस खत्री, वेयर अ केस इज ब्रॉट टू द क्रिमिनल कोर्ट बाय द स्टेट अगेंस्ट द खत्री। और यहाँ जिस बंदे पे इल्जाम लगता है, वो सिविल लॉ में तो उसे डिफेंडेंट कहते थे ना, कि अपने आप को डिफेंड कर। यहाँ उसे डिफेंडेंट नहीं कहते, एक्यूज्ड कहते हैं, जैसे उर्दू में मुलजिम कहते हैं। ठीक है। और यहाँ केस करने वाले को प्लेंटिफ नहीं कहते। यहाँ केस करने वाले के लिए एक और टर्म है जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रही है। वो मैं इंशाल्लाह ताला बाद में किसी टाइम पे आपको बताऊंगा। तो यहाँ टर्म्स में भी फर्क है, क्योंकि लॉ दोनों चीज़ों को अलग सेग्रीगेट करता है। पर्पस क्या होता है सिविल लॉ में? पर्पस मैंने आपको बताया था, ये होता है कि दूसरे बंदे से डैमेजेस लिए जाएं और जो वो ज्यादती कर रहा है, प्रॉपर्टी आपसे को नहीं दे रहा, प्रॉपर्टी आपको मिल जाए। जबकि क्रिमिनल लॉ में होता है कि ना सिर्फ डैमेजेस क्लियर हो, बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होता है कि दूसरे बंदे को बाकायदा सजा दी जाए, क्योंकि उसने आपको थ्रेट किया, उसने आपको नुकसान पहुंचाया है। The purpose is to provide a means whereby an injured party can obtain compensation। compensation damages का ही दूसरा नाम। ठीक है। और क्रिमिनल लॉ में द पर्पज इज टू रेगुलेट द सोसाइटी बाय थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। मतलब उस बंदे को पनिशमेंट देना, उसे इतनी सजा देना, उसे इबरत का निशान बनाना, ताकि आइंदा वो और कोई और इस तरह का काम करने की जरूरत ही ना करे। हार्म कॉज, यहाँ पे सिविल लॉ में जो क्लेमेंट है वो दूसरे बंदे से अपना नुकसान पूरा करने के लिए क्लेम डालता है। क्लेमेंट सूज द डिफेंडेंट फॉर हार्म कॉज फॉर लॉसेस सफर्ड। वो कहता है मेरा लॉस हुआ है, मेरा लॉस पूरा करो। जबकि क्रिमिनल लॉ में जो स्टेट है वो सिर्फ लॉस पूरा करने के लिए उस बंदे को नहीं पकड़ती, बल्कि उसे बाकायदा पनिश देती है, ताकि इसे एक मिसाल बनाया जाए कि आइंदा कोई बंदा ये करने की जरूरत ना करे। द स्टेट गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट्स द एक्यूज। प्रोसिक्यूट होता है सजा देना। ठीक है। एक्यूज को सजा देती है जो कि डिफेंडेंट था। इसे डिफेंडेंट नहीं कहते, एक्यूज कहते हैं वैसे। वेदर और नॉट द हार्म वाज काज, चाहे उसकी वजह से आपको कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उसने हरकत इतनी गलत की है कि जो किसी सूरत नहीं होनी चाहिए थी, लिहाजा स्टेट उसे सजा देती है। फॉर एग्जाम्पल,
एक बंदा आपके घर में जबरदस्ती घुसता है और आपसे चीजें छीनने की कोशिश करता है, डाका डालने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो भागने पे मजबूर हो जाता है। अब वो एक पैसे का नुकसान नहीं कर पाया, लेकिन उसने क्राइम किया। वो आप जबरदस्ती आपके घर में घुसा है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लोग खौफजदा हुए कि यार ये कल हमारे घर में भी आ सकता है इस तरह कोई बंदा। तो स्टेट, अब ऑल्दो कि उसने कोई नुकसान नहीं किया, वो ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने कोई नुकसान तो किया नहीं तो मुझे सजा किस चीज़ की दे रहे हैं। उसका ये अमल ही बहुत गलत था, लिहाजा स्टेट उसे सजा देगी और जनरली उसे पनिशमेंट मिलेगी, कैद या कोई ऐसी सजा जरूर मिलेगी। बर्डन ऑफ प्रूफ, जो ही वाली बात, इफ द क्लेमेंट कैन प्रूव द रॉन्ग ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, तो यही है सिविल लॉ में। जो क्लेमेंट है, अगर वो ये प्रूव कर देता है कि जनाब ये गलत डूइंग हुई है, और किस हद तक, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, इम्कानात ज़्यादा इसकी फेवर में होते हैं, तो कोर्ट इसके हक में फैसला दे देगी। द लिटिगेशन इज सक्सेसफुल एंड द डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल, डिफेंडेंट को लायबल करार दिया जाएगा और उसे कहा जाएगा इसका नुकसान पूरा करो। जबकि क्रिमिनल लॉ में, इफ द स्टेट कैन प्रूव द ऑफेंस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स, मैं अगेन स्ट्रेस कर रहा हूँ, रीजनेबल डाउट्स का वर्ड है, सिर्फ डाउट्स का वर्ड या ऑल डाउट्स का वर्ड नहीं है, और बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स। तो अगर स्टेट, और ये स्टेट का वर्ड है, स्टेट प्रूव कर देती है बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, तब ही उस एक्यूज को सजा मिलेगी। अदरवाइज उसे बरी कर दिया जाएगा, क्योंकि चीज साबित नहीं हो सकी मुनासिब हद तक। द प्रोसिक्यूशन इज सक्सेसफुल एंड द गिल्टी इज कन्विक्टेड, कन्विक्ट करना, सजा दे देना। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद रेमेडी। यहाँ रेमेडी क्या है, मैंने आपको कहा था डैमेजेस, कंपनसेशन, जबकि क्रिमिनल लॉ में रेमेडी क्या है, डैमेजेस भी हो सकते हैं, कंपनसेशन भी हो सकता है, प्लस पनिशमेंट भी हर सूरत होती है। द सिविल कोड में ऑर्डर द डिफेंडेंट टू पे डैमेजेस, और इट माइट ऑर्डर सम अदर रेमेडीज सच एज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन। अब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन क्या होता है, ये मैं भी बता देता हूँ। और जबकि क्रिमिनल कोर्ट में मे सेंटेंस द गिल्टी टू ए फाइन, और इट माइट इम्पोज सम अदर कन्विक्शन सच एज इम्प्रिजनमेंट, कैद, और डेथ सेंटेंस भी हो सकती है। तो सिविल कोर्ट में जनरली रेमेडी मिलती है, जो ये होती है कि मेरा लॉस पूरा करो, या कुछ और रेमेडीज हैं जिन्हें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या इंजंक्शन कहते हैं, वो मैं भी बताने लगा हूँ आपको। जबकि क्रिमिनल लॉ, अगर आपने क्राइम किया है तो क्रिमिनल लॉ के तहत ना सिर्फ पेनल्टी पड़ सकती है, मतलब जुर्माना पड़ सकता है, बल्कि आपको सजा भी दी होती है। जनरली सजा होती है, छोटे जुर्माने में तो शायद जुर्माने से बात टल जाए, लेकिन बड़े जुर्माने में हमेशा सजा होती है। अब स्पेसिफिक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, कि दो पार्टीज ने आपस में एग्रीमेंट किया है कि मैं आपको प्लॉट दूंगा, आप मुझे पैसे देंगे। अब एक पार्टी, प्लॉट की कीमत बढ़ गई। अब जिस बंदे ने प्लॉट देना था, उसका नीयत खराब हो रही है कि यार मैं यहाँ मुकर जाऊं, इसे डैमेजेस दे दूं और मैं प्लॉट ज़्यादा महंगा बेच लूंगा। वो ऑफर करता है कि ठीक है जी, मैं पीछे हट रहा हूँ, मैं ब्रेक कर रहा हूँ, मैं तुम्हें डैमेजेस देने को तैयार हूँ। अब यहाँ बाज़ औक़ात केस की नेचर ऐसी होती है कि कोर्ट ये कहेगी कि नहीं, सिर्फ डैमेजेस देने से नुकसान पूरा नहीं होगा, तुम्हें प्लॉट देना पड़ेगा। तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर देगी कि जो भी आपने परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली आपस में एग्री की थी, अब तुम वही करोगे, पैसे देके या किसी और चीज़ से तुम्हारी जान नहीं छूट सकती। तो अगर कोर्ट ऐसा फैसला करती है तो इसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं, और ये जनरली प्रॉपर्टी के मामलों में होता है, जहाँ प्राइजेज एकदम तेज़ी से बढ़ती हैं, और उस वजह से जिस बंदे ने पहले कम प्राइस पे लेना एग्री किया था, बाद में वो ज़्यादा प्राइस पे शायद ना खरीद सके मार्केट में, तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। तो फिर कोर्ट कहती है कि नहीं, जो प्राइस एग्री हुई है, इसे प्लॉट या फ्लैट जो भी है, इसे हर सूरत दो। इंजंक्शन का मतलब होता है स्टे ऑर्डर, कि मैंने आपको गाड़ी बेची, और अब आपने गाड़ी खरीद ली, आपने मुझे पैसे भी दे दिए या नहीं भी दिए, अब मुझे गाड़ी की ज़्यादा अच्छी प्राइस मिली, अब मैं आपसे छुप के गाड़ी कहीं और देने के चक्कर में हूँ, और बाद में आपको कह दूंगा जी गाड़ी तो मैंने भेज दी, जाओ कोर्ट में चले जाओ। तो इस तरह की बात करना चाहूँ। आप पहले ही, आपको अंदाजा हो गया कि मैं आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना चाह रहा, आप कोर्ट में चले गए और आपने कोर्ट में जाके कहा कि इन्हें कहें कि अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें। ठीक है। तो अगर, और कोर्ट मुझे मना कर देगी कि फिलहाल जब तक फैसला नहीं होता आप ये गाड़ी किसी को भी सेल नहीं कर सकते, तो मुझे गाड़ी सेल करने से मना कर देगी, तो इसे कहते हैं स्टे ऑर्डर ले लिया उस पार्टी ने, या इंजंक्शन का ऑर्डर कोर्ट ने इशू कर दिया। तो ये भी एक रेमेडी है ना एक तरह की, कि जिस पार्टी से ज्यादती हो रही है उसे कंपनसेट करने के लिए वक्ती तौर पे कोर्ट एक फैसला करती है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजंक्शन आगे जाके भी हम पढ़ेंगे, फिलहाल इतना काफ़ी है आप लोगों के समझने के लिए। हाँ, तो ये डिफरेंसेस थे हमारे सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में, इसे आप लोगों ने जहन में रखना है। ठीक है। जी जनाब। इससे आगे, अब एग्जांपल वन आ गई है। बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि किस किस्म के जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो सिविल लॉ में आते हैं, कौन से क्रिमिनल लॉ में आते हैं। आप लोगों ने इसे एक बार पढ़ लेना।
फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, वर्क रिलेटेड मतलब एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, जनरली ये सिविल लॉ में आते हैं। तो वो उसने एक डिटेल दी है, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसे आपने पढ़ लेना है। और जहाँ ज़रूरत हुई, आप जैसे मैंने कहा है कि हम एक प्रोग्राम शुरू करेंगे कि आप व्हाट्सएप के थ्रू अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हो मेरे साथ। तो वहाँ पे अगर इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम हुई तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं चीज़ें क्लैरिफाई करता जाऊँगा। अदरवाइज ये अननेसेसरी किस्म की जो चीज़ें हैं ना, जिसके बगैर जो आप खुद समझ सकते हैं और जिसके बगैर हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसे डिस्कस किए बगैर, वो हम फिलहाल उसे इग्नोर करेंगे। और बीइंग ए टीचर जो मुझे अंदाज़ा है कि कौन सी चीज़ें मुझे हर सूरत बढ़ानी है, कौन सी चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड ली जा सकती हैं, तो इसमें आपको मुझ पर ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। बट एनी हाउ इवन देन, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो चीज़ें फिर हम आपस में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एग्जाम्पल 1 फिर एग्जाम्पल 2 आ गई। एग्जाम्पल 2 में क्या है, वो क्रिमिनल लॉ की बात कर रहा है, पाकिस्तान पैनल कोड। ये बेसिकली बेसिक क्रिमिनल लॉ है पाकिस्तान का, जिसमें जो बड़े बड़े जुराइम थे, कत्ल, चोरी, डाका, सब की सजाएं इसमें हैं। इसे हम कहते हैं पाकिस्तान पैनल कोड। इसके बाद अब जो जो ज़माना तरक्की कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स आ गई हैं, हैकिंग शुरू हो गई है, कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड बहुत से जुराइम शुरू हो गए हैं, स्कैम्स शुरू हो गए हैं, फाइनेंशियल स्कैम शुरू हो गए हैं। तो ये चीज़ें पहले तो पाकिस्तान पैनल कोड तो पहले 100 150 साल पहले बना था, पाकिस्तान बनने से पहले गोरों ने बनाया था, हमने उसे ही अडॉप्ट कर लिया था। तो उस वक्त तो ये चीज़ें नहीं होती थी। अब ज़माने के साथ साथ नए नए लॉज बन रहे हैं कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे के मोबाइल को हैक करने की कोशिश करेगा तो ये भी सिविल लॉ में नहीं आता, क्रिमिनल लॉ, ये जुर्म है। आपने दूसरे बंदे का डाटा चोरी करने की कोशिश किया, जिससे लोग परेशान होते हैं कि कल हमारा डाटा, हमारी पिक्चर्स, हमारे वीडियो भी चोरी हो गए तो फिर क्या होगा, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। ये बेसिकली क्रिमिनल लॉ में जाता है। तो उसके लिए कौन से बन रहे हैं, जैसे अभी हमने शुरू में बात की थी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, कि आप जुर्म से पैसा कमाते हैं, वो जुर्म करना तो बहरहाल पाकिस्तान पैनल कोड में है, लेकिन उस पैसे को वाइट करने की कोशिश भी सिविल लॉ में नहीं आती बल्कि क्रिमिनल लॉ ही है। तो मनी लॉन्ड्रिंग भी क्रिमिनल लॉ में आती है। फिर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, वही इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से रिलेटेड, हैकिंग से रिलेटेड जो क्राइम्स हैं, वो उनका भी जो अभी रिसेंटली लॉज बन रहे हैं पाकिस्तान में पिछले 15 20 साल से, ये भी आपके क्रिमिनल लॉ में आते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि ये एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2, आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं तो आपने याद रखना है कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन बेसिकली पास्ट पेपर्स हैं आई कैप के, जो कि आई कैप ने उन्हें क्वेश्चंस की शेप में आपकी बुक में डाल दिया है। ठीक है। तो एग्जाम्पल तो सिंपल एग्जाम्पल्स हैं जो बुक में इंक्लूड की गई हैं, जबकि प्रैक्टिस क्वेश्चन बेसिकली पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन हैं। उसमें भी जो टेक्निकल क्वेश्चन हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे। हो सकता है एग्जाम्पल हम सारी डिस्कस ना करें, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि सब के सब डिस्कस करें। एप्लीकेशन ऑन बिजनेस। ठीक है जी। अब ये है कि बिजनेस में कैसे एप्लीकेशन होती है। तो अगेन वही बात है, जैसे हमने पहले बात की थी कि बिजनेस में जनरली जो बिजनेस रिलेटेड लॉज हैं उनकी नेचर जनरली सिविल लॉ की होती है, कि हाउएवर क्रिमिनल नेचर की भी चीज़ें आ सकती हैं इसमें, लेकिन ज़्यादातर सिविल नेचर की होती है। और इसमें क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम होती है उसकी जो नेचर है वो सिविल लॉ में जाती है, तो फिर डेफिनेटली आप सिर्फ डैमेजेस मांगने के लिए केस करेंगे। और अगर वो क्रिमिनल लॉ में जाती है फिर तो आप स्टेट के थ्रू जाएंगे और स्टेट उसमें प्रोसिक्यूट करेगी, और या तो फाइन लगेगा उसे और साथ ही उसे कैद होगी। और अगर आपकी चीज़ें रिकवर करने की भी कोशिश करेगी स्टेट, अगर हो जाती हैं तो वो चीज़ें आपको वापस मिल जाएंगी। तो इसे आपने 4 5 लाइनों को एक नज़र पढ़ लेना है, इसमें ऐसा कोई समझाने वाली या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जिस पे हम ज़्यादा टाइम लगाएं। इसके बाद एग्जाम्पल 3 आ गई, इसे भी आपने पढ़ना है। इसे मैं खैर तेज़ी से पढ़ देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो, और अगर चीज़ें समझ नहीं आती तो अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप के थ्रू हम सब चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँगा। सपोज दैट अ ट्रेन कंपनी ऑपरेट्स अ ट्रेन सर्विस एंड देयर इज a मेजर एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग लॉसेस ऑफ लाइफ एंड इंजरी टू पैसेंजर्स। ठीक है। द स्टेट में क्लेम दैट द ट्रेन कंपनी और इट्स सीनियर मैनेजमेंट आर गिल्टी ऑफ ए ब्रीच ऑफ द क्रिमिनल लॉ एंड ब्रिंग द केस इन द क्रिमिनल कोर्ट। मतलब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें काफ़ी कैजुअलिटीज हुई हैं, तो स्टेट ये फैसला कर सकती है कि ये इनकी नेग्लिजेंस से हुआ है, रेलवे कंपनी की, ये इनसे बच सकते थे, इन्होंने गफलत की है। तो फिर ये चीज़ सिविल लॉ में नहीं जाएगी, क्रिमिनल लॉ में चली जाएगी। ठीक है। और उन्हें फिर क्रिमिनल लॉ के तहत स्टेट उन पे केस करेगी और उनसे कंपनसेशन भी लेगी, और ये हो सकता है कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे हादसे के उन्हें सजाएं भी हो जाएं। Individuals who have been injured in the crash and individuals who have lost a relative killed in the crash may bring civil actions against the train company demanding compensation. अब ये देखिए कितनी मजेदार चीज है।
इसमें स्टेट भी इन्वॉल्व हो जाएगी। स्टेट किस बेस पे आएगी कि आपने नेग्लिजेंस की है, हम आपको सजा देना चाहते हैं ताकि आइंदा कोई कंपनी ये जुर्रत ना करे कि इनकम्पिटेंट स्टाफ के थ्रू ऑपरेट करे जिन्हें पता ही ना हो चीज़ों का, और वो लोगों की जान का नुकसान करें। तो स्टेट क्रिमिनल केस करेगी ताकि इस कंपनी को प्रोसिक्यूट किया जाए, इसके उन एग्जेक्टिव्स को प्रोसिक्यूट किया जाए जिनकी नेग्लिजेंसी, ताकि आइंदा कोई जुर्रत ना करे इस नेग्लिजेंस की। जबकि जिन लोगों के अजीज फौत हुए हैं वो कंपनसेशन करेंगे कि देखें इनकी वजह से हमारा नुकसान हो गया, हमारे अजीज चले गए, हमारे फादर चले गए, हमारा भाई चला गया जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम था और उसने हमें कमा के देना था, वो उसकी गैर मौजूदगी में हमारे लिए खाना पीना भी दोपहर हो गया। तो उसके जाने से जो हमारा नुकसान हुआ है, हमारी इनकम का नुकसान हुआ है, पूरा किया जाए। तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो बेसिकली क्रिमिनल केस नहीं करेंगे, वो करेंगे सिविल केस, और वो अपने पैसों अपने नुकसान की रिकवरी के लिए करेंगे। जबकि एट द सेम टाइम इसी केस में जो कि स्टेट है वो क्रिमिनल केस में भी जाएगी, तो उस रेलवे कंपनी को दोनों केसेस फेस करने पड़ेंगे। स्टेट की तरफ से उसे क्रिमिनल लॉ के तहत क्रिमिनल केस फेस करना पड़ेगा, और जबकि इंडिविजुअल्स की तरफ से उसे सिविल केस भी फेस करना पड़ सकता है। लेकिन अगर रेलवे कंपनी प्रूव कर देती है कि हमारी कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, हमने तो पूरी जिम्मेदारी से काम किया था, लेकिन हालात ऐसे हो गए, कोई दहशत गर्दी थी, रास्ते में किसी ने रेलवे लाइन उड़ा दी थी और हमें नहीं पता चला, हमारी ट्रेन पहुंचने से जस्ट 10 मिनट पहले उड़ाई गई थी, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम कुछ कर सकते हैं, हमें तो पता ही बाद में चला। तो फिर उसे किसी भी तरह प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, फिर वो बरी हो जाएगी। लेकिन सिविल लॉ में फिर भी शायद उसे डैमेजेस देने पड़ सकते हैं, ऑल्दो कि वो कहेगी हमारा मतलब नहीं था, हमारा कसूर नहीं था। इवन जिंदगियां तो ज़ाया हुई हैं ना। तो अगर तो बिल्कुल प्रूव होता है कि उनका कोई कसूर नहीं है, फिर तो हो सकता है उन्हें कोई भी डैमेज ना देना पड़े। लेकिन जनरली ये होता है कि वो एक गुड गेस्चर में वो लोगों को कुछ ना कुछ कंपनसेशन दे देती हैं कि ऑल तो हमारा नुकसान नहीं था, लेकिन फिर भी बहरहाल आपके लोग गए हैं, हमें अफसोस है, लिहाजा हम आपको डैमेजेस देते हैं। तो ये बड़ी मज़ेदार मिसाल है कि एक ही किस इवेंट में एक पार्टी को सिविल और क्रिमिनल दोनों लॉज में जहाँ फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो इसे आपने पढ़ लेना है। बिजनेस स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब इस चैप्टर में आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें तीन चीज़ें पढ़ेंगे बेसिकली। एक पढ़ेंगे कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हमारा जो आइन है इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। ये आगे हम पढ़ रहे हैं, ये नीचे आप देखोगे तो ये आएंगे। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में लॉ बनाया कैसे जाता है। जो शुरू में भी मैंने बात की थी कि पार्लियामेंट बनाती है ना, लेजिस्लेशन तो वही करती है। इट इज़ वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। और मैं फिर रिपीट करता हूँ कि चार सोर्सेज ऑफ लॉ हैं पाकिस्तान में। लेजिस्लेशन नंबर वन, नंबर दो प्रेसिडेंट, नंबर थ्री कस्टम, एंड नंबर फोर एग्रीमेंट। वो जो पहले वाला था ना लेजिस्लेशन, अब हम वो पढ़ेंगे कि लेजिस्लेशन पाकिस्तान में कैसे होती है, वो नीचे आएगा। यहाँ पे ये देखें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी शुरू हो गए हैं। और मैंने अभी आपको बताया है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब है पास्ट पेपर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं एक बार आपने ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, तो ये आगे जाके फिर हम नीचे देखिए, यहाँ पे हम आएंगे तो ये है, देखें प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ एक और सवाल भी अराइज होता है जो अभी मैं आपसे करूँगा, और आपने उसे सोचना है, और अगले लेक्चर में हम इसका जवाब देंगे, इसे डिस्कस करेंगे। तो ये नीचे पूरा लेजिस्लेशन का तरीका क्या है, कौन कौन से लोग इसमें, कौन कौन से हाउसेस, कौन कौन से डेजिग्नेशन इन्वॉल्व होते हैं, ये सारा हम पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर आप तवज्जो से पढ़ें तो। ठीक है, इसके बाद एक आखिरी चीज़ रह जाएगी, और वो है ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब ये क्या चीज़ होती है, इसे हम पढ़ेंगे और इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम फिलहाल इसमें आगे ज़्यादा नहीं जाएंगे। अगले लेक्चर में हम होपफुली इस पूरे प्रोसेस को, पूरे चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। और वंस पहला चैप्टर कंप्लीट होता है तो फिर सेकंड चैप्टर से इंशाल्लाह ताला फिर हम चीज़ों को ज़रा स्पीड अप करेंगे। ठीक है ना, तो अभी मैं वापस आता हूँ ऊपर। बेसिकली जहाँ पे अभी हम थे वहाँ पे मैं वापस आता हूँ और चीज़ों को हम वाइंड अप करते हैं आज के लिए। तो अभी हम कर रहे थे जनाब, हमने किया था कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पढ़ना शुरू करना था, लेकिन आज हम शुरू नहीं कर रहे, हम अब अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। मेरा एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि इंग्लिश में तीन टर्म्स होती हैं लॉ से रिलेटेड। एक को कहते हैं लॉ, ठीक है, लॉ का वर्ड होता है। एक का वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरा वर्ड होता है रूल्स।
आपने बेटा इंटरनेट पे सर्च करनी है आज, और आपने इंटरनेट से एक्सप्लोर करके अपने जहन में रखना है कि लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स में क्या फ़र्क होता है। तीनों लॉ की मुख्तलिफ किस्में हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मैं इसे पहले एक्सप्लेन करूंगा, और फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे बात शुरू करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में हम अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर दें। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बतें, शफ़क़तें, करम, रहमतें, सेहत, ईमान और तंदुरुस्ती के साथ हम सब पे नाजिल फरमाता रहे। अगर सेहत और ज़िंदगी रही इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला के करम से, तो अगले लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं। अभी आप भी इंजॉय कीजिए, और लेट मी एंजॉय एज वेल। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम जल्दी मुलाकात करते हैं, ठीक है बच्चों। और इंशाल्लाह ताला होपफुली कि आपका दिन अच्छा गुजरेगा। अ, अगले लेक्चर से पहले पहले जो भी टाइम है, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप एक बेहतरीन दिन और बेहतरीन वक्त एंजॉय करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।